सबसे पहले दोस्तों, काफी लंबी ब्रेक के बाद हम लोग इस फॉर्मेट में मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका साल अच्छा बीता होगा। 2022 का आज आखिरी दिन है, कल शुरुआत होने जा रही है, बल्कि आज रात को 12 बजे। और हम लोग हर साल आपके रूबरू बीते साल का लेखा जोखा लेकर के आते हैं, ताकि आपके जरिए से अपने लोग ये जाने कि साल 2022 पिछले चंद सालों के मुकाबले में और भी बेहतर साल साबित हुआ है। 22 में अमन को पुख्ता करने का, आवाम के लिए अच्छा माहौल पैदा करने का जो सिलसिला पिछले चंद सालों से चल रहा है, उसके लिहाज से था वो इस साल भी कायम रहा। और हर पहलू जिसकी बुनियाद पर आप सुरक्षा की स्थिति को एवेलुएट करते हैं, उसमें बेहतरी दिखाई दी है। दहशतगर्दी का है, उस फ्रंट पे बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल हुई, बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन हुए और उन ऑपरेशंस के चलते 186 दहशतगर्द, जिसमें 56 फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान के रहने वाले दहशतगर्द हैं, जो लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के साथ वाबस्ता रहे, उनका भी सफाया हुआ। इस पूरे साल के दौरान जो सरहद पार से साजिशें होती रहती हैं कि जहां का लोकल यूथ उनको मिसलीड करके, वर्गला करके तशद्दुद के रास्ते पर चलाया जाए, भी पिछले सालों से सबसे कम रही। सिर्फ और सिर्फ 100 तक रही, जिसमें से 18 ही लोग बचे हैं। बाकी सब जो हैं वो इसी साल के दौरान ऑपरेशंस के अंदर या मारे गए या पकड़े गए, मेजॉरिटी उनमें से मारे गए। हम लोग न सिर्फ ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल करने को पहल देते हैं, बल्कि वो नौजवान जो गलत रास्ते पे चले, वो रास्ता तर्क करके वापस लौटे, उस फ्रंट के ऊपर भी बराबर काम करते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली और बहुत सारे नौजवान जिनको गलत रास्ते पे चलाने की ताकीद पाकिस्तान की एजेंसीज और उनके जो स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, उनके द्वारा की गई, मगर इस जमन में काफ़ी बड़ी कामयाबी रही। उनके अंकड़े और उनकी डिटेल्स हम लोग शेयर नहीं करते, मगर बहुत सारे नौजवान साथी जो थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन के माहौल में आगे बढ़ चुके थे, उनको वापस लाना और माँ बाप के साथ उनको मिलाना, जिस फ्रंट के ऊपर भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। आप अक्सर जानना चाहते हैं कि अभी कितने दहशतगर्द एक्टिव हैं। आपको बता दें कि अभी जितने दहशतगर्द एक्टिव हैं, इतना छोटा नंबर पिछले सालों में कभी नहीं रहा। कम से कम नंबर लोकल टेररिस्ट का और फॉरेन टेररिस्ट का इस वक्त पहुंच चुका है, और इसमें ये गिनती लगभग 100 के बराबर है, थोड़ा सा ऊपर है, और जल्दी इसको 100 के नीचे ले आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये डबल डिजिट के अंदर जल्द ही दोनों मिला करके आ जाएंगी। इसके बराबर जारी रहा, और इसमें बहुत सारे दहशतगर्द जो अपनी जान से प्रेफर किया कि उनको कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि 186 दहशतगर्द मारे गए। इसके साथ 159 ऐसे दहशतगर्द भी हैं जिनको जिंदा पकड़ा गया, तफ्तीश के केस के दायरे में लाया गया, कानून के दायरे में लाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही हम लोगों का अब
मिशन ये है कि जीरो टेरर की तरफ बढ़ा जाए। और जब आप जीरो टेरर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर उस जगह को अपने एक्शन के दायरे में लाना पड़ता है जहां से टेरर का इकोसिस्टम जिंदा रहता है, जहां से टेरर इकोसिस्टम चलता है। सो दहशतगर्दी को किसी भी फॉर्म में मदद करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। और ऐसे लोग 557 लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के समर्थक के तौर पे काम करते थे, जिनको कानून के दायरे में ला करके जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए और उन केसेस की ट्रायल्स और बाकी जो कार्रवाई आगे कोर्ट्स में चलेगी। आज लोग पूछते हैं कि दहशतगर्दी की तंजीमों का जो तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट्स जो दहशतगर्दी चलाते थे उनका लगभग सफाया हो गया, तो दहशतगर्दी आज कैसे चलती है। तो एक नया ट्रेंड जो पिछले एक आध साल से शुरू हुआ था मॉड्यूल बेस्ड दहशतगर्दी का, जिसमें पाकिस्तान में बैठे टेरर हैंडलर्स लोगों को छोटी छोटी टुकड़ियों में तैयार करते हैं और उनसे सिलेक्टिव किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स और ग्रेनेड फेंकना और इस तरह की बाकी दहशतगर्दी की छोटी छोटी कार्रवाइयां करवाते हैं। आपको याद होगा उधमपुर में ट्विन बस ब्लास्ट जो हुआ, आपको याद होगा श्रीनगर कश्मीर के अलग अलग जगहों पे नॉन लोकल लेबर को टारगेट किया गया। आपको याद होगा कुछ जगहों पे ग्रेनेड के वाक़ात 2022 में पेश आए। जिस सब की सब कार्रवाइयां बुनियादी तौर पे अभी टेरर मॉड्यूल्स के जरिए से करवाई जाती हैं, जो पाकिस्तानी एजेंसीज ने एक माउथ पीस जिसको TRF कहते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पैदा करके उसके खाते में डालने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये लड़के बेसिकली जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं वो या तो ज्यादातर लश्कर के साथ वाबस्ता होते हैं या फिर कहीं कहीं उनकी जैश के साथ एफिलिएशन पाई जाती है, मगर TRF एक माउथ पीस लोकल प्रोजेक्शन के लिए रखा गया जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सरजमीन से चलाया जाता है। इस तरह के जो मॉड्यूल तैयार हुए 146 टेरर मॉड्यूल्स पूरे साल के अंदर खत्म किए गए। आप अंदाजा करें कि 146 हर मॉड्यूल के अंदर 4 से 5 लड़के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए तैयार किए जाते हैं। इस तरह के 146 टेरर मॉड्यूल जो है उनको भी खत्म किया गया, पकड़ा गया। इस साल के अंदर 188 AK-47 सीरीज की जो AK सीरीज की, जिसमें कोई 76 भी शामिल होती हैं, ज्यादातर AK-47 होती हैं, वो पकड़ी गई। 275 275 पिस्टल, 354 ग्रेनेड और 61 आईडीज, जिसमें कुछ आईडीज ऐसी भी थी जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए में रेडी टू यूज फॉर्म में IB से इस तरफ ड्रॉप करी गई ताकि दहशतगर्द उसको डायरेक्टली किसी भीड़ के इलाके में इस्तेमाल करके लोगों का नुकसान कर सकें। मगर मैं मुबारक देना चाहता हूं अपनी जम्मू पुलिस को, कश्मीर पुलिस को, कि बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयां जिनका निशाना जम्मू शहर भी था और बाकी शहर भी थे, उनको रोका गया और ये आईडीज डिलीवरी पॉइंट से पहले एक्शन में आने से पहले पकड़ी गई। मगर अनफॉर्चुनेट रहा, कहीं एक दो वाक़े ऐसे हुए भी, जैसे उधमपुर सब्जी मंडी में वाक़ा हुआ जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए और कुछ जाने भी गई थी। बसों का जो ब्लास्ट हुआ जिसमें कोई नहीं था उस वक्त, नहीं तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। कुछ एक कार्रवाइयाँ हुई भी, मगर इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी कि हमारे लोगों का जो नुकसान हो सकता था वो नुकसान होने से पहले ही आईडीज को, ग्रेनेड्स को बड़ी तादाद में पकड़ा गया। हम लोग की अपनी जो कैजुअलिटीज ऑपरेशंस में होती है, हमारी अपनी शहादतें जो जम्मू कश्मीर पुलिस और CAPF के लोगों की लगती हैं, मुझे इस बात की तकलीफ है कि इस साल भी कुछ जानें हमारी गई, मगर इस बात की खुशी है कि उसकी तादाद पहले से कम हो गई है। इस साल 14 पुलिस के जवान शहीद हुए और 17 CAPF के जवान शहीद हुए, जबकि पिछले साल ये तादाद इससे ज्यादा बड़ी थी। टेरर की रिक्रूटमेंट का मैं जिक्र कर चुका हूं, जिसमें 100 लोग
ज्वाइन किए और इसी साल के अंदर 63 लोग मारे गए जिन्होंने इस साल के अंदर ज्वाइन किया, 17 लोग पकड़े गए और 18 लोग अभी भी एक्टिव हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस की जारी है। ये भी बता दूं कि टेरर रिलेटेड इंसिडेंट इस साल पहले सालों के मुकाबले में और कम हो गए और उनकी शिद्दत भी पहले से कम हुई है। गिनती में जरूर लगता है कि गिनती लगभग पहले साल से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई है, मगर शिद्दत उनकी काफ़ी नीचे आई है। उनमें जो जानी नुकसान होता था या बाकी नुकसानात होते थे उनमें काफ़ी फर्क आया है। सिविलियन की कैजुअलिटी जिसको लेकर के हम सबका कंसर्न रहता है और कंसर्न होना भी चाहिए, वो भी पहले सालों के मुकाबले में, पिछले 4 सालों के 5 सालों के मुकाबले में सबसे कम है। सो सिविलियन कैजुअलिटी भी पहले से कम हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट बराए नाम इस वक्त रह गए हैं। पूरे साल के अंदर मुश्किल से 24 इंसिडेंट ऐसे ही छोटी मोटी हुल्लड़बाजी के, वो कोई लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट की गिनती में ज़्यादा नहीं आते, मगर फिर भी हम क्योंकि इसको जीरो की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी इंसिडेंट हम अनरिपोर्टेड नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ये इंसिडेंट की तादाद सिर्फ 24 के करीब रही। टेरर के इकोसिस्टम को जो लोग पनाह देते हैं, मदद करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। ऐसी 50 गाड़ियां जो दहशतगर्दों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, दहशतगर्दी का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हुई, पुलिस हेडक्वार्टर के ऑर्डर से ऐसी गाड़ियां 50 जब्त की गई। 28 ऐसे घर और बाकी बिल्डिंग्स जब्त की गई जिनके अंदर अलग अलग तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की गई। कहीं दहशतगर्दों को पनाह दी गई या फिर और किसी भी तरह की मदद उस जगह से दहशतगर्द को पहुंची। इसके साथ जो लोग इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, जो बंदूक उठा के तो दहशतगर्दी नहीं चलाते मगर दहशतगर्दी चलाने वालों का साथ देते हैं, 649 ऐसे लोगों को पीएसए के तहत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई। इसके साथ जो ड्रग का इस वक्त सिलसिला, जहां पर पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेजी से पाकिस्तान की एजेंसी चलाने की कोशिश कर रही हैं, ड्रग्स जो सरहद पार से, बॉर्डर से, लोगों के जरिए से, उनके टाउट्स के, स्मगलर्स के जरिए से भी इधर लाई जा रही हैं। इसके साथ साथ ड्रोन्स के जरिए से भी ड्रग्स की तस्करी का काम इस तरफ जो है वो हुआ। इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने करी और बहुत बड़ी कामयाबियां भी हासिल इस जिमन में करी। इस साल 1693 केस, 1693 केसेस दर्ज किए गए ड्रग्स से रिलेटेड जो काम, कारोबार और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ, जिसकी तादाद पहले के मुकाबले में लगभग एक है। हम लोग इस कार्रवाई को और तेज करेंगे और ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा सख्ती से इस कार्रवाई को अंजाम में लाएंगे। ऐसे केसेस भी सामने आए जहां ड्रग्स की तस्करी का पूरा जो नेटवर्क है, स्टार्टिंग पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक, आगे पीछे का, बहुत बड़ी तादाद में सीजर्स भी हुए हैं। 212 केजी हीरोइन पकड़ी गई, 383 केजी चरस पकड़ी गई, 12 किलो के करीब ब्राउन शुगर पकड़ी गई, 215 किलो गांजा पकड़ा गया। पॉपी सोडा की स्ट्रॉ जो पकड़ा जाता है, पॉपी हस जिसको कहते हैं, ये 10,746 किलोग्राम पकड़ा गया। और इस तरह के बाकी जो आइटम्स हैं जो तस्करी में शामिल है उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद है और ड्रग्स हैं उनका भी काफ़ी बड़ी मात्रा इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ एक ड्रग्स की कंसाइन वो केस इस वक्त ऐसा हिस्से में डिटेन किया है। इसके अलावा जो पिट एनडीपीएस के तहत भी 91 केसेस ऐसे हैं जिनमें लोगों को पीएस चल रहा है। कश्मीर में ईदगाह ओल्ड कश्मीर का नया सेंटर तमीर हो चुका है। जम्मू का इस वक्त नया सेंटर जेर तमीर है और जल्द ही वो सेंटर और बड़ी जो कैपेबिलिटी के साथ ये जिमन में काम करेगा। और हम चाहेंगे कि हमारे नौजवान जो इस
लत में इस वक्त लग चुके हैं, उनकी मदद जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है उनकी मदद की जाए। ओवरऑल क्राइम का अगर जिक्र करें तो 29,834 केसेस इस साल में लगे। क्राइम अगर देखेंगे तो इसकी तादाद हर साल थोड़ा आगे बढ़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और क्राइम की नौबत भी चेंज होती रहती है। मगर इसके साथ जो क्राइम को डील करने का पुलिस का कैपेबिलिटी है उसको भी बहुत हद तक ऑगमेंट किया गया, और जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ती है ऐसे डिस्पोजल की तादाद भी हमारी पहले के मुकाबले में केसेस की काफ़ी ज़्यादा हुई है। बहुत बड़ी तादाद में केसेस को कोर्ट्स तक ले जाया गया है, केसेस चलान हो चुके हैं, और इस वक्त जो बाकी केसेस हैं उनकी तफ्तीश भी बड़ी तेज रफ्तार से इस वक्त जारी है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के सिलसिले में काफ़ी बड़ा इसका जो हिस्सा है इस क्राइम का वो रहा, मगर हम लोग इस क्राइम को डील करने के लिए 2285 केस ऐसे हैं, 2285 जो अलग अलग क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस के दायरे में आते हैं। उनके अच्छे तरीके से उनके केसेस को डील किया जाए उसके लिए महिला थाने और बने हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पुलवामा के अंदर भी वुमेन पुलिस स्टेशन एक इनॉग्रेट किया है। अब हमारे रेंज लेवल के महिला पुलिस स्टेशन सब जगह फंक्शनल हो चुके हैं, और जो पुलवामा का थाना है वो एडिशनल है साउथ कश्मीर रेंज में, क्योंकि ज़िले काफ़ी ज़्यादा हैं। उस जगह पे हम लोग एक एडिशनल थाना भी तमीर कर चुके हैं और वो फंक्शनल हो गया है। इन्वेस्टिगेशन खासतौर पे यूएपीए केसेस की इन्वेस्टिगेशन और तेज हो, और ऐसे आदेश होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी थे। उनके चलते हम लोगों ने अपने क्राइम को डील करने की कैपेबिलिटीज़ को ऑगमेंट किया है। क्राइम विंग को और ज़्यादा अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड क्राइम को डील करने के विंग्स उसके अंदर लाए गए हैं। काबल ऑफिसर वहाँ पर पोस्ट किए गए हैं, और वहाँ पर स्पेशल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, साइबर क्राइम, इस तरह के जो अलग अलग खितों में जो क्राइम के जो अलग अलग स्पेशल एरियाज हैं उनको डील करने के लिए एसएसपी लेवल के ऑफिसर्स अलग अलग विंग के अंदर तैनात किए हैं, और काफ़ी बड़ी तादाद में अच्छी तफ्तीश उन्होंने करके केसेस को कोर्ट तक पहुंचाया है, और कुछ केसेस इस वक्त जेर तफ्तीश हैं। एसआईए आप जानते हैं, इसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ, साल से ज़्यादा पूरा कर चुकी है अपना, और एसआईए ने बहुत अच्छा काम किया है स्पेशल क्राइम को, खासतौर पे यूएपीए को क्राइम को डील करने के लिए। इसके बावजूद भी एसआईए के बनने के बावजूद भी हमें लगा कि यूएपीए का क्राइम इस वक्त इतना बड़ा है। अभी भी 1350 के करीब केसेस हमारे यूएपीए के तहत हैं जो जेर तफ्तीश हैं। उनको डील करने के लिए हम लोगों ने लगभग हर जिले के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जिसको आप SIU कहते हैं, कश्मीर के हर जिले में बनाया, और कुछ जो बड़े जिले हैं उसमें एक से ज़्यादा टीम्स इस वक्त SIU के अंदर काम कर रही हैं। और अभी हाल ही हमने जम्मू के भी लगभग सब जिलों के अंदर SIU है उसको बना दिया है, ताकि यूएपीए से रिलेटेड क्राइम जो है उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये स्पेशल टीम्स जो है वो डील कर सके। पैरवी के सिस्टम हमारे जिला के लेवल पे, रेंज के लेवल पे, स्पेशल कोर्ट के लेवल पे, सब जगह के ऊपर इस वक्त फंक्शनल हैं। और इन नए सेल्स को खोलने के बाद, पैरवी सेल्स को खोलने के बाद क्राइम का फॉलोअप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे होने से हमारी कोर्ट्स की अटेंडेंस, कोर्ट्स में केसेस का डिस्पोजल, और हमारी अपनी तफ्तीश के साथ साथ केसेस का फर्दर डिस्पोजल जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इजाफा हुआ है, पहले के मुकाबले में दोनों जगह पे बड़ा है। सीआईडी विंग ने नुमाया रोल अपना अदा किया, SIA क्योंकि सीआईडी के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा जो पब्लिक सेंट्रिक, जो पीपल सेंट्रिक सर्विसेज हैं, चाहे वो सर्विस वेरिफिकेशन की हों, पासपोर्ट वेरिफिकेशंस की हों, और अलग तरह की NOCs हैं जो इशू की जाती हैं अलग अलग तरह के काम और कारोबार करने के लिए, और या फिर ऐसे अनासर और एजेंसीज को, ऑर्गेनाइजेशन को पहचानने का काम हो जो फेक हैं, जो फ्रॉड हों, और जो किसी न किसी तौर पे गैर कानूनी काम करती हों, उनको पहचान करने में भी सीआईडी ने काफ़ी बड़ा काम किया। आर्मड पुलिस का भी बहुत नुमाया रोल साल के अंदर रहा। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मैंने कहा कि इंसिडेंट्स अब ना के बराबर हो गए, पूरे साल के अंदर 24-25 इंसिडेंट, कोई ज़्यादा नहीं। हमारा
हमारी कोई लोगों के खिलाफ डायरेक्ट इस तरह की इन्वॉल्वमेंट कन्फ्रंटेशन नहीं है, मगर इसके अलावा जो सुरक्षा की अलग ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग के माफक हों, चाहे वो स्टैटिक सिक्योरिटी के लिए हों, चाहे वो बाकी तरह के एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हों, उसके अंदर भी आर्मड पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। ट्रैफिक का लेखा जोखा हम लोग कुछ दिन पहले कर रहे थे। आईजी ट्रैफिक बड़ी शिद्दत से अपने कामकाज को और बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने ई चलान का सिलसिला देखा होगा, उसमें और मशीनें ऐड हुई कुछ दिन पहले। उसके अलावा और बहुत सारी ट्रैफिक रेगुलेशन और ट्रैफिक सर्विलेंस की जो औजार हैं वो इस वक्त प्रोक्योर किए जा रहे हैं, और उनको अमल में लाने के बाद हमारी कोशिश है कि जो एक्सीडेंट्स की दर है उनको कम किया जाए, और जो एक्सीडेंट्स के अंदर मौत वाक़ई होती या लोग जख्मी होते हैं उसकी तादाद भी कम हो। इसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है, मगर बहुत सारा काम अभी बाकी है जिसके ऊपर कार्रवाई जारी है। क्राइम ब्रांच का मैंने जिक्र किया, इसके अंदर ANTF हमने लाया था, एंटी नार्को टास्क फोर्स, इसने भी बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी सारे केसेस इन्होंने नारकोटिक्स के डील किए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग और स्पेशल क्राइम के विंग ने भी 191 के करीब जो स्पेशल क्राइम है उनके केसेस को डील किया। इसी तरह साइबर क्राइम के भी लगभग 8 केसेस इस साल के दौरान जो है वो किए गए। CCTNS एक तरह के हमारी बहुत ही उपयोगी फायदेमंद जो एक समझ लीजिए कि एक स्कीम है जिसके तहत हर थाना और हर ऑफिस इस वक्त कवर करने की कोशिश जारी है। CCTNS को हम लोगों ने और एक्सपेंड किया। बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारे नए थाने जो इसके अंदर शामिल नहीं थे उनको इसके अंदर लाया गया, और इसके तहत जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उनमें भी और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए है। और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही CCTNS जो है वो पब्लिक के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के निकले कि हर तरह की कंप्लेंट, हर तरह का ग्रीवेंस जो है वो CCTNS के जरिए कंसर्न पुलिस ऑफिसर जहाँ ऑफिस तक पहुँच सके। इसके साथ साथ पुलिस के वेलफेयर के इश्यूज, ट्रेनिंग के इश्यूज, उनको भी साल 2022 में बहुत अच्छे से पुलिस हेडक्वार्टर और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, लोअर फॉर्मेशंस इसके अंदर काम करती हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सिक्योरिटी का विंग हमारा जो बहुत बड़ी तादाद हमारी सुरक्षा देने की यहाँ पर लोगों को है उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। बहुत बड़े VIP विजिट्स दिल्ली से और बाहर से रेगुलर होते रहते हैं, उनके लिए सुरक्षा के बहुत बड़े इंतजाम किए गए, और बड़ी बड़ी इवेंट्स जो खासतौर पे नेशनल इवेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज हुई, और उसके अंदर सिक्योरिटी विंग का बहुत बड़ा काम जो है वो रहा है। इस साल काफ़ी बड़ी तादाद में प्रमोशंस हो चुकी हैं, और आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मैं प्रमोशन का साइन करने जा रहा हूं। नए साल का एक और तोहफा हमारे नॉन गस्टेड ऑफिसर्स को जल्द ही देने जा रहे हैं। अभी 4000 के करीब लोग इस साल के अंदर प्रमोट हुए, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, और इसमें 463 गस्टेड ऑफिसर भी हैं। पहले अक्सर ये तादाद नीचे लेवल पे काफ़ी रह जाती थी, मगर गस्टेड लेवल पे काफ़ी सारी दिक्कतें रह जाती थी। इस साल 463 के करीब जो है वो गस्टेड ऑफिसर भी प्रमोशन में शामिल हैं। अभी रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला है उसमें 2 बटालियन बॉर्डर की बन के लगभग तैयार हैं, और 2 बॉर्डर की महिला बटालियन भी इस वक्त तैयार हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी खासतौर पे हमारी महिला पत्रकारों को कि अभी आपको पुलिस का चेहरा ग्राउंड के ऊपर महिलाओं का और ज़्यादा देखने को मिलेगा, और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात होगी, खुशी की बात होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पुलिस फोर्स के अंदर काम करेंगी। ट्रेनिंग सेंटर्स ने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे पास डायरेक्टर शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी बैठे हैं, इनके और इसके अलावा जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो PTTI विजयपुर हो, तलवाड़ा का सेंटर हो, कठुआ का सेंटर हो, शीरी का सेंटर हो, मनीगाम का सेंटर हो, CTC लेथपुरा हो, सब जगह ट्रेनिंग सेंटर्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और हर तरह की ट्रेनिंग जो है वो हमारे जवानों को जो इन सर्विस ट्रेनिंग वो दी जा रही है। साथ ही साथ बेसिक ट्रेनिंग कोर्स इस वक्त 2 जगह पे चल रहे हैं, और बहुत जल्द ही एडिशनल लोग हमारे तैयार होके जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स अपना पूरा करके, रिक्रूट कोर्स जिसको आप कहते हैं, वो पूरा करके पुलिस की सफ़ों में शामिल होने वाले हैं। कमांडो कोर्सेज CTC लेथपुरा आप लोग पता नहीं विजिट किए कि नहीं किए, श्रीनगर में, ये बिल्कुल श्रीनगर के पास है।
वहाँ पर हमारे जो लड़के सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करते हैं उनको कमांडो ट्रेनिंग देने का काम वहाँ पर किया जाता है। वो भी बहुत अच्छा काम पहले के मुकाबले में उन्होंने इस साल के अंदर किया है। और कोई 1337 लोग पासिंग आउट परेड के लिए बिल्कुल तैयार है और जल्द ही उनका, जैसे मैंने कहा, ट्रेनिंग कोर्स बेसिक खत्म होता है तो उनको पुलिस की सफ़ों में शामिल किया जाएगा। इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज भी बहुत बड़ी तादाद में किए गए। इसके साथ साथ हॉस्पिटल पुलिस के, वो पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा है। जम्मू में पुलिस हॉस्पिटल, श्रीनगर में पुलिस हॉस्पिटल, और अभी बहुत बड़ा हॉस्पिटल श्रीनगर में एक और बनने जा रहा है जिसको हम पुलिस ट्रॉमा सेंटर कहते हैं, वो भी जल्दी फंक्शनल हो जाएगा। काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस के जो लोग हैं और हमारे पुलिस के परिवारों को इन दोनों पुलिस हॉस्पिटल के जरिए से फ़ायदा पहुंचा है। पुलिस में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र मैं कर रहा था, काफ़ी थाने, काफ़ी चौकियां, काफ़ी पुलिस की बिल्डिंग्स और तमीर होके दफ्तरों के साथ साथ रहने की जो जगह है पुलिस फोर्स में, उनको भी पहले से ज़्यादा और बेहतर भी किया जा रहा है और पहले से ज़्यादा उसकी तादाद जो है वो भी बढ़ाई जा रही है। इस बार काफ़ी थाने, काफ़ी नई चौकियां बनने के साथ साथ जो हमारे कैंपस हैं पुलिस के, उनकी रिपेयर एंड रेनोवेशन, ओवरहालिंग का काम भी बड़ी तेज़ी से पुलिस का प्रोविजन विंग, पुलिस का हेडक्वार्टर, एडीजी हेडक्वार्टर की क़यादत में काम करने में लगा है। दोस्तों, हम लोग सिविक एक्शन कार्यक्रम, जो हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम है, उसके तहत हमारे यूथ को, हमारे लोगों को अपने साथ साथ चलाने की कोशिश करते हैं। मुझे बेहद खुशी इस बात की कि मैंने इस तरह की इवेंट्स इस साल में देखी जो बड़े लंबे अरसे के बाद इस तरह के माहौल में देखने को मिली। हम लोग साइकिल की रेस करते हैं, पैडल फॉर पीस का। इतनी बड़ी तादाद थी कि मुझे लगा कि ग्राउंड कम पड़ गई जब इतने लोग आए, और इतना बड़ा जोश था कि वहाँ पर आपको 3 साल का बच्चा भी साइकिल चलाते हुए मिले और साथ ही साथ 65 साल का जो आदमी है वो भी अपनी कैटेगरी में साइकिल चलाते हुए मिले। आपने तस्वीरें और वो श्रीनगर की कवरेज आप लोगों ने देखी होगी। रन फॉर पीस का अगर प्रोग्राम था, उसमें इतनी बड़ी तादाद थी, हजारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब क्योंकि तादाद इतनी बड़ी होती है तो हम श्रीनगर और जम्मू के अलावा अब हर जिले को जो एक्टिविटी दे देते हैं, हर आर्मड पुलिस के यूनिट को ये एक्टिविटी आगे डेलीगेट कर देते हैं। ये हर जगहों पे डिसेंट्रलाइज होके होती है ताकि बहुत बड़ी तादाद में हर जगह पे यूथ हमारे साथ कनेक्ट हो सके। और इन रेसेस में, साइकिल रेस में और रन फॉर पीस की रेस में तो मुझे लगता है कम से कम 6 स्टेट से लोग आए वहाँ पर, और बड़ी खुशी की बात है कि अब बाहर वाली स्टेट्स के लोग भी हमारी रेसेस में हिस्सा लेने लगे हैं। उनको भी लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां खेल कूद एक नई शेप, एक नया रूप ले रहा है, और पुलिस की हुई कार्रवाइयों की ग्राउंड के ऊपर काफ़ी हद तक प्रशंसा भी हुई। मैं हमारे जो ऑर्गेनाइजर पुलिस के विंग्स हैं उनको मुबारकबाद इसके लिए देना चाहता हूं। आपको खुशी होगी, कश्मीर में अब नाइट टूर्नामेंट होते हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट मैं खुद जाके देख चुका हूं। बांडीपुर में क्रिकेट का रात का टूर्नामेंट, गांदरबल में क्रिकेट का रात का टूर्नामेंट, श्रीनगर प्रॉपर में रात का टूर्नामेंट, श्रीनगर डाउनटाउन में रात का टूर्नामेंट। ये चीजें नहीं दिखती थी पहले, अब ये देखने को मिल रही हैं। इससे लगता है कि लोगों का भरोसा आपकी मशीनरी में, आपके लोगों में बड़ा है, लोगों का भरोसा एक दूसरे के साथ बड़ा है, और हम इस भरोसे की बुनियाद पर कह सकते हैं कि अमन और मजबूती के साथ जहां पर पनपेगा और जल्द ही दहशतगर्दी का सफाया जो है वो पूरी तरह हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग अपने जो शहीद साथी हैं उनको न सिर्फ नमन करते हैं, न सिर्फ श्रद्धांजलि पेश करते हैं, बल्कि हमेशा उनको याद करते हैं और उनके साथ साथ उनके परिवारों का जो दुख तकलीफ है उसमें हमेशा शामिल होना चाहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में हम लोग पुलिस परिवार के फैमिली जो हैं, जिनके प्रियजन जो है हमसे जुदा हो गए अपने काम के दौरान, जिन्होंने अपनी शहादतें दी, उनके साथ पूरा साल कनेक्टेड रहते हैं और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जिला लेवल पे, रेंज लेवल पे, जोनल लेवल पे और पुलिस के हेडक्वार्टर के लेवल पे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सर्विंग पुलिस के लोग जबकि हर तरह के वो फ़ायदा पाते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट गिफ्ट हो, चाहे वो वेलफेयर रिलीफ हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, जिसकी अगर मैं तादाद बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है, जिसमें इस साल जो लोगों को इस तरह के फ़ायदे दिए गए
मगर जो हमारे डिसीज, जो हमारे साथी जिनकी शहादत हुई, उनके परिवारों की मदद का सिलसिला भी अगर देखें, रिलीफ का और बाकी जिस जिस एरिया में उनकी मदद हो सकती है, तो वो भी करोड़ों में तादाद है, बहुत बड़ी उसकी तादाद इस वक्त बनती है। दोस्तों, हम लोग एसपीओ एक हमारा ऐसा फिरका था जो सबसे नीचे के पायदान पे काम करता है। धीरे धीरे वेलफेयर स्कीम्स के अंदर हमने एसपीओ को शामिल कर लिया है। आज स्कूल में अगर फ्री शिप देनी हो पुलिस के स्कूल में, तो हम एसपीओ को भी देने लग गए हैं। उनके बच्चों को फायदा देना हो, हम उनको भी फायदा देते हैं। उनके बीमार पड़ने पर जहाँ कहीं को ऑपरेशनल इंजरी होती है, तो आज एसपीओ भी किसी न किसी मदद का हकदार है और अच्छी खासी मदद का हकदार है। और आज अगर एसपीओ की शहादत होती है, तो मुझे लगता है कि जितनी रकम, जितनी राशि आज हम उस परिवार को देते हैं, इसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पुलिस के बाकी रैंक्स के लिए हमारी हमदर्दियाँ और हमारी जो फाइनेंशियल हेल्प है उनके साथ हमेशा रहती है, इसके साथ एसपीओ को भी हमेशा हम लोग साथ लेके चलते हैं। इसके साथ साथ पुलिस की जो अच्छी कारकर्दगी के चलते जो पुलिस को अलग अलग इनामों से, मेडल से हर साल नवाजा जाता है, इसकी तादाद पिछले साल फिर सबसे बड़ी थी। और आप सबको फख्र होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तादाद इन मेडल्स में सबसे सरफरस्त रहती है, सबसे नंबर 1 रहती है। और पिछले साल भी हम लोग नंबर 1 थे, इसकी आपको मुबारक है। बहुत सारे इनाम जो डीजी के ऑफिस से होते हैं, 538 लोगों को पिछली बार डीजी ने अवार्ड दिए। जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 223 पिछले साल हमारे थे। जो पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस है वो 30 थे। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के 4 अवार्ड थे। और इसके साथ यूनियन मिनिस्टर साहब की तरफ से, जो यूनियन होम मिनिस्टर साहब की तरफ से मेडल फॉर एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, जो एक नया मेडल जो है वो तैयार किया गया है और जो अभी सब फोर्सेस को जहां पर इन्वेस्टिगेशन के विंग है उनको दिया जाता है, उसमें भी हमें मेडल मिला। जम्मू कश्मीर के जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 266 थे और 10 जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस भी थे। इस साल के मेडल जो डीजी ऑफिस से होते हैं वो आज ऑर्डर इशू होने वाला है और उनकी तादाद भी पहले के मुकाबले में बड़ी होने जा रही है। पहले के मुकाबले में ज़्यादा लोगों की हौसला अफजाई की जाएगी। स्पोर्ट्स में हमारी टीम्स जो जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस के तहत काम करती हैं, बहुत ज़बरदस्त काम रहा उनका। हम लोग नए नए एरियाज़ में जुडो, फेंसिंग, वुशू, पेंकेट सिलत में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त मेडल हासिल कर रहे हैं। हम लोग वाटर स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर टीम की बहुत बड़ा नाम बन चुकी है, क्योंकि हमारे पास माहौल है और हमारी टीम साल भर अपनी ट्रेनिंग भी करती रहती है और अलग अलग टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी लेती रहती है। बॉक्सिंग और रेसलिंग में हमारी टीम्स ने बहुत अच्छा ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर के अंदर काम किया। और इसके साथ साथ हम लोग अपने नौजवान बच्चों के लिए जो काम करते हैं, जिसमें शूटिंग आसमान में सीएपी के तहत भूल गया, उसमें हमारे बच्चे अब नेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लायक हो गए हैं। इस तरीके से मैं आज की जो मोटी मोटी बातें जो आज के पूरे साल के लेखे जोखे की हैं, उनको लगभग पूरा कर चुका हूं। अगर कोई ऐसे सवालात आपके जेन में हों जो इसके बाहर आप समझते हैं कि जरूरी है, आप पूछ सकते हैं। टीआरएफ की तरफ से लगातार एम्प्लॉइज है, कल भी एक थ्रेट आया, लगातार 5 बार थ्रेट्स आए हैं। आप उसके थ्रेट्स को कैसे देखते हो? क्या लगता है आपको, क्या करने की जरूरत है? पुलिस इस बारे में क्या करती है? मैंने जैसे पहले कहा कि जब किसी हैवान के खून मुंह लग जाता है तो उसको खून चूसने की, खून बहाने की आदत हो जाती है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जो पिछले 25-30 सालों में खून बहाने का, कश्मीरियों का खून बहाने का इन्होंने ठेका ले रखा है। इनके पीछे इनके आका बैठे होते हैं, चाहे वो आईएसआई की तरफ से हों, चाहे फिर बाकी लोग जो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को जिंदा रखने और इसको चलाने के काम में लगे हों। ये टीआरएफ, जिसको मैंने कहा कि ये माउथ पीस है, जिसको मैंने कहा कि ये कमरेला के माफक है, कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई जिसको आप सरहद पार से अंजाम दिलवाते हैं, उसको बाद में उन करने के लिए आप टीआरएफ का नाम सामने लाते हैं, जबकि असल में वो कार्रवाई लश्कर या उसके साथ जुड़े हुए लोग
जैश या उसके साथ जुड़े हुए लोग करते हैं। हम लोग इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे नेक्सस उनको बेनकाब कर चुके हैं। काफी सारे केसेस इस वक्त हमारे जेरे तफ्तीश हैं, कुछ केसेस हम चलान भी कर चुके हैं, जहां आर पार के इस तरह के लिंकेज पूरी तरह एस्टेब्लिश होते हैं, जहां से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि लश्कर और जैश किस तरीके से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जहां पर अंजाम देने में शामिल रहती है। मैंने कहा कि उन करने के लिए जैश और लश्कर का नाम इस्तेमाल करना शायद ठीक नहीं है, इसलिए TRF का नाम उसमें आता है। इसी तरीके से एक और माउथपीस अभी इनके पास है जिसको कश्मीर फाइट कहते हैं, वो भी एक इसी तरह का प्लेटफॉर्म है जो पार से चलता है। वही एक प्लेटफॉर्म है जिसको इस तरह की धमकियां देने के लिए, थ्रेट पोस्टर्स जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी हम लोग कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं और आइंदा भी इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो आपने थ्रेट का सिलसिला कहा, मैंने कहा ये एक दहशत को जिंदा रखने का, फियर फैक्टर को जिंदा रखने का और एक तरीका है। तो कैसी धमकी आप देते हैं, कहीं ना कोई ऐसा वाकयात जमीन पे भी पेश आता है जहां पर किसी माइनॉरिटी ग्रुप के मेंबर को, जहां नॉन लोकल लेबरर को, जिसको अलग अलग तरह के नाम दे करके उनको टारगेट किया जाता है। सेटलर है जम्मू कश्मीर में, अपना ही रहने वाला, वो जहां पर सेटलर हो गया, ये फैसला करेंगे पाकिस्तान में बैठ करके ये लोग। इसलिए इस तरह की वो गलत नरेशन जो है पहले पैदा करते हैं, जिससे इस तरह की कार्रवाइयों को जस्टिफाई किया जाता है। बाहर से आके मजदूर अगर आपके बाग बगीचे में काम करता है, कश्मीर में लोगों के कारोबार में मदद करता है, वो सेटलर कैसे हो गया? उसके शायद पास, बेचारे के पास शायद एक कमरे का रहने का ढंग का कोई कहीं कहीं इंतजाम भी नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं जितनी भी कार्रवाइयां पीछे हुई, नॉन लोकल लेबरर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उनको अगर आप एनालाइज करें तो किसी के घर के सहन में कहीं एक टूटे कमरे में रहता है, कोई 3-4 लोग मिलकर के जो मजदूरी करते हैं, कहीं एक टूटा शेड किसी का बाहर किराए पे ले रखा उसमें रहते हैं, जिनको सेटलर का नाम देके टारगेट किया जाता है। सो इस तरह की जो नरेटिव है वो बिल्कुल मोटिवेटेड है, बिल्कुल फाल्स है, बिल्कुल जो मिस्चीवियस है, और इस तरह के नरेटिव के तहत टारगेटिंग करना जो है वो एक इनका काम बन गया है, जिससे एक डर का माहौल पैदा किया जा सके। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह की कार्रवाइयों में जितने भी मॉड्यूल शामिल थे, एक केस को छोड़ करके सब के सब मॉड्यूल हम लोग खत्म कर चुके हैं और खत्म करते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहे उनका कहीं से भी साजिश बनाने का सिलसिला हो, कहीं एग्जीक्यूट करने वाला बंदा कहीं से भी शामिल हो। अभी जो धमकियां फमकियां, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनॉरिटी के खाते में, कभी पुलिस के खाते में, कभी फोर्स के खाते में, जो काम करता है, जो जमीन पे चलता है, उसको सब किसी को थोड़ा बहुत खतरा ऐसे माहौल में रहता है। सड़क पे चलते अगर एक्सीडेंट का खतरा हो तो सड़क पे चलना बंद किया जा सकता है क्या? कल को कोई इस तरह की धमकी दे के अपना घर पे बैठ जाओ तो घर पे बैठ जाएंगे क्या? हमें तो कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ, और वो कार्रवाई हम कर रहे हैं, और वो कार्रवाई और सख्ती से करेंगे। दिलबाग सिंह जी, एक सवाल मेरा है, मिलिटेंसी पे आपने बहुत काबू पाया हुआ है, अगर ट्रैफिक हादसों पे रोज मृत्युएं होती है, मरते रहते हैं, इसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है, क्या वजह है कि ये ट्रैफिक के खाते में ट्रैफिक डिपार्टमेंट बेलगाम नहीं है, बल्कि ज्यादातर ड्राइवर बेलगाम होता है। मेजॉरिटी अगर एनालाइज किया जाए इन केसेस को जो एक्सीडेंट के होते हैं, तो उसमें ह्यूमन फैक्टर आता है, टेक्निकल फैक्टर बाद में आते हैं, और ह्यूमन फैक्टर में ड्राइवर खुद शामिल होता है। आजकल नए नए साधन बन गए हैं, नई गाड़ी खरीदने का, बैंक से लोन उठाया, गाड़ी ली, परिवार को साथ बैठाया, गाड़ी सीखी नहीं है मगर परिवार को पहले साथ में बैठा लेते हैं गिडी के लिए, और बाद में पता चलता है गाड़ी चनाब में चली गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ ट्रैफिक के साथ ड्राइविंग का जो निजाम है, ड्राइवर काबिल है गाड़ी पे बैठने के नहीं, उसको चेक करना ज्यादा जरूरी है। रोड इंजीनियरिंग के इश्यूज हैं, क्योंकि हमारी सड़कें नए सिरे से तामीर हो रही हैं, कहीं कहीं वो इश्यूज हैं जिनको अभी एड्रेस किया जा रहा है, पहले से और बेहतर हो गई हैं रोड्स हमारी, मुझे उम्मीद है कि और ज्यादा हो जाएंगी, वो इश्यूज हैं। और जहां तक ट्रैफिक रेगुलेशन का सवाल है, ट्रैफिक रेगुलेशन जैसे मैंने कहा पहले से बेहतर हुई है, उसको और बेहतर करने जा रहे हैं। सर, उसकी जांच कहां तक पहुंची है? मिलिटेंट के बारे में कुछ पता लगा, कब आए थे, और जो ड्राइवर है सर उसकी तलाश कहां?
उस केस में तफ्तीश जारी है और कुछ एक बड़े इम्पोर्टेंट क्लूज के ऊपर पुलिस काम कर रही है, जिनको अभी बहरहाल शेयर नहीं कर सकते हैं, मगर आपको ये बता दें कि ये जो ग्रुप तो स्टंटबाज जो है वो बाज नहीं आ रहे। समय समय पर जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक क्यों की दिलेरी जो है इस लेवल पर होके वो स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल भी है और मैं समझता हूं कि इस एरिया में और काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टंटबाजी है ये और लोगों को प्रवोक करती है, उस तरफ खींचती है, उस तरफ चलाने के लिए। मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों को इस पे और ज्यादा सख्ती से काम करने की जरूरत है। Police is trying to dismantle ecosystem of terror. We have seen the two main steps being taken. First it was Ashik Nehru's house, now Amir Khan's house. When it will be Sayyid Salahuddin's house? There is not very far. And the second question is, Sayyid Salahuddin is India's most wanted, and he continues to bleed India 1,000 cuts even after so many years. Any efforts being made to get back Sayyid Salahuddin? Got in touch with the Interpol to get back Sayyid Salahuddin, Ashik Nehru, Amir Khan, and many other, like 100 of those Kashmiri terrorists who are sitting in the lap of ISI and continue to target Kashmiris and kill them. See, many of them were earlier sitting in Pakistan and carrying on terrorist activities, but they were not brought into the ambit of certain legal provisions wherein you could take strict action against them. Now, many of them, rather most of them, their dossiers have been prepared. Most of them have been notified as individual terrorists, and as individual terrorists, further action against them will follow. सर कश्मीरी पंडितों को लेकर आपने कहा कि टेरर मॉड्यूल खासकर जो टारगेटेड मॉड्यूल थे उनको एक आधा बचा हुआ है, लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज जो हैं वो अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमें अभी भी डर है कि टारगेटेड किलिंग हो सकती है। पुलिस ने अपने लेवल पे किस तरह के स्टेप्स उठाए हैं उनकी सेफ्टी के लिए, और क्या आप उनको कहना चाहेंगे? और दूसरा, 26 जनवरी को लेकर क्या आप लोगों के पास इनपुट है और किस तरीके से आप सिक्योरिटी करें? सवाल के पहले हिस्से पे जितना कह दिया उतना काफी है। दूसरा हिस्सा 26 जनवरी के लिए पूरी तरह की तैयारी हमारी है, जम्मू और कश्मीर दोनों तरफ, और ये दोनों ही आने वाली इवेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं और इनको बहुत अच्छे से कंडक्ट किया है। बुलडोजर जिस तरह से कश्मीर में चलाया जा रहा है, घरों को, प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कितना सक्सेसफुल रहेगा खासतौर पे पूरे टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने के? देखिए, बुलडोजर एक पनेशिया नहीं है कि आप इसको जहां मर्जी लेकर के चल दें। बुलडोजर एक सिलेक्टिव कार्रवाई है और जहां जरूरत होगी बुलडोजर चलाने की वहीं चलाया जाएगा। Letter to the Chief Justice has written that anti-terror laws are being slapped on people ruthlessly and on flimsy grounds. She has even alleged in that letter that journalists are being targeted and are not being allowed to leave the country. What is your take on this, sir? You see, that must be a personal perception. Every act of police, including the investigation, registration and investigation of cases, falls under the scrutiny of the courts. We are open to any kind of scrutiny, so therefore no further comment in this regard. सर आपने 2023 में मिशन जीरो टेरर की बात कही है, और जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद का सफाया कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो क्या ऐसा मानना जाए जो आतंकवाद है वो इट्स एट बैक एंड इन जम्मू कश्मीर? देखिए, जीरो टेरर का मिशन जो है उस तरफ काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, और जैसा कि आंकड़े आपके सामने, फिगर्स जो मैंने शेयर करी है, इस पे और काम करना बाकी है। सबसे बड़ी बात इसमें आवाम को क्रेडिट देने की है, आवाम को मुबारक देने की है, जो हर मरहले पे, हर जगह पे हमारा साथ देता है, और मैं आप सबके जरिए से अपने लोगों को इस बात के लिए शाबाशी भी कहना चाहता हूँ, मुबारक भी देता हूँ, शुक्रिया भी कहता हूँ कि वो हमारे साथ हैं। देखिए, आज अमन में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा फायदा किसका है? हम लोग देखते हैं कि हर माँ बाप को फिक्र होती है कि उसके बच्चे सलामत रहें, हर कारोबारी को फिक्र होती है कि उसका कारोबार अच्छे से चले। इस पूरे साल का लेखा जोखा जब हो रहा था तो एक भी दिन की ब्रेक आप हड़ताल के खाते में नहीं डाल सकते, एक भी दिन की ब्रेक आप लैंड ऑर्डर को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो बिना ब्रेक आपका बच्चा पढ़ रहा है, बिना ब्रेक आपका कारोबार चल रहा है, बिना ब्रेक आप
हर वो एक्टिविटी कर रहे हैं जिसको आप करना चाहते थे। यहाँ तो लोगों की शादियां कैंसिल हो जाती थी, शादी की डेट निकालते थे मगर शादी के दिन शादी नहीं कर पाते थे, रात को कहते थे कि नहीं आज हालात अच्छे नहीं है, थोड़े दिनों के बाद अगली डेट बताएंगे। आज ऐसा हो रहा है। तो मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि हमारे साथ हैं और अपने फोर्सेस को, अपनी पुलिस को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अच्छे काम की वजह से एक भी ब्रेक का दिन आज इस साल के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि जीरो टेरर की तरफ जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें और कामयाबी लोगों के साथ हमारे पास होगी और जल्दी यहाँ पर पूरी तरह का अमन जो है वो कायम होगा। वेपन छोड़ गए ये भी मेरा सवाल है। जेएंडके में यूज कर रहे हैं मिलिटेंट। रिसेंटली सिद्रा में भी जो M4 कारबाइन पकड़ी गई उसी का पार्ट बताया जा रहा है। तो कितना डेंजरस ट्रेंड है और क्या इनपुट्स हैं पुलिस के? देखिए M4 नया वेपन नहीं है, हम लोग काफी सालों से इसको देख रहे हैं और M4 को इतने भी तूफान की चीज नहीं है, कार्बिन है जिसको इस्तेमाल करते हैं, सो ज्यादा खतरे की जरूरत नहीं है। मतलब वो उस तरह का कोई ऐसा नहीं इंडिकेशन है कि वहां से वेपन आ रहा है, इधर से आ रहा है। ऐसे वेपन पाकिस्तान से पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं और M4 कुछ बड़ा कुछ तकड़ा को मतलब को तोप नहीं है। जिस तरह से सिचुएशन नॉर्मल सी हुई है सर, जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में आ रही है, क्या सर उसको पूरी तरह से अलाउ किया जाएगा जिस तरह से वो देश के बाकी हिस्सों में मार्च कर रही है? इसके बारे में बाद में कमेंट करेंगे। सर अगला साल G20 आने वाला है भारत में। मुबारक है आपको। अब काफी स्थिति सामान्य हो रही है और सरकार ने फिल्म उद्योग को लाने के लिए बहुत कुछ किया और बहुत सी फिल्में बन रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत जाबाजी दी है, न जाने कितने ही आपके पुलिस के जवान अधिकारी बलिदानी हो चुके हैं। आर्मी पर फिल्म बनाई जाती, जैसे भी गोरखा बनाई जानी है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सर देना है। क्या आपके पास कोई भी ऐसे प्रपोजल है आपकी जांबाज जो बलिदानी हो चुके हैं या अभी भी ऐसे हैं, क्या उसके लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ तो सब कुछ हो चुका है, या छोटे पर्दे पर या बड़े पर्दे पर, और आप तो फिल्मों के शौकीन भी हैं, तो क्या सर ऐसा कुछ निकाल सकते हैं कि बहुत से हमारे जो जांबाज हैं पुलिस में उन पर स्टोरियां बने? पहले तो लास्ट हिस्सा कि मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ क्योंकि मैं फिल्म कभी बहुत रेयर होता है कभी मैं आपको फिल्म देखते हुए मिलूं मैं बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ और कभी अगर थे भी मान लो तो जमाना गुजर गया है फिल्में देखने की फुर्सत नहीं आती है। बट बहरहाल आपका सवाल बड़ा अच्छा है। आपके जिस फीलिंग्स के साथ आपने जो सवाल रखा है, मुझे लगता है कि अथॉरिटीज ऐसा चाहती हैं कि एक अच्छी फिल्म जम्मू कश्मीर पुलिस पे बने और मुझे लगता है कि जल्दी ऐसा कुछ ना कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। मेरे ख्याल में आप सबका बहुत बहुत आप वो उधर जाके वो वहाँ पे लंच के टाइम G20 प्रेजेंसी है और जम्मू कश्मीर में भी इवेंट प्लान है, तो किस तरह से आप इसे देखते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर? देखिए, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फख्र की बात है कि जहाँ पर G20 का जो है वो कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान है, उसके लिए सब